हाय हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। मैं श्रद्धा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबके साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया है? नर्वस सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं भविष्य में, और उनको प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। आप भी जो मैंने पहले आपको पढ़ाया है वो रिवाइज करिए, और उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और दोबारा उन चीज़ों को रिवाइंड करने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक क्विक बैकग्राउंड क्या करेंगे, आप जो पीछे की चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं वो एक जल्दी से उसका क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ओके, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर था, हमारा न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर था उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट दूसरी न्यूरॉन्स के साथ में क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है। कुछ इस तरीके से था हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये पार्ट क्या थे? डेंड्राइट्स। क्या थे? डेंड्राइट्स। और जब हम लोगों ने साइनेप्टिक मेम्ब्रेन स्टडी किया था तो यहाँ से सिग्नल नीचे की तरफ जाता है और दूसरी न्यूरॉन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये भी इसका क्या है? डेंड्राइट है। तो जब सिग्नल यहाँ से यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएगा तो कौन सा पार्ट सिग्नल रिसीव करेगा, यही पूछना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पार्ट डेंड्राइट्स है तो ये पार्ट भी क्या होगा? डेंड्राइट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेंड्राइट। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव मैसेज, यानी कि ये न्यूरॉन इस न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करेगा, किस पार्ट से? डेंड्राइट से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस ज़रा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट देखते हैं, द गैप्स बिटवीन एडजेसेंट श्वान सेल्स इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर कॉल्ड। ओके, बात किसकी हो रही है? श्वान सेल्स की। ठीक है, और किस में प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स? माइलिनेटेड नर्व में। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में। अब श्वान सेल्स, अब अगर डायरेक्ट किसी ने क्वेश्चन से पहले टॉपिक को स्टडी नहीं किया है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो ये सोचेगा कि श्वान सेल्स कहाँ होते हैं और श्वान सेल्स क्या हैं। तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि श्वान सेल्स क्या हैं। श्वान सेल्स हैं एक टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? न्यूरॉन के एक्सॉन पर लिपटे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर कॉल्ड। अच्छा, गैप्स के बारे में पूछ रहे हैं। ओके, दो एडजेसेंट जो श्वान सेल हैं जो हमने पढ़ा था, इस तरीके से एक्सॉन और उस पर इस तरीके से बनाई थी माइलिन शीथ। ठीक है, ये माइलिन शीथ कौन बना रहा है? श्वान सेल्स। इसी के बीच के गैप को पूछ रहा है। ठीक है, तो उस गैप को हमने क्या लिखा था? नोट्स ऑफ रेनबियर। ठीक है, तो ये जो श्वान सेल्स हो गए जो कि माइलिन शीथ बना रहे हैं, इनके बीच के गैप की बात कर रहा है, तो इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? नोट्स ऑफ रेनबियर बोलते हैं। यह भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि श्वान सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको टॉपिक को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी मेन रीजन्स। ओके, सबसे पहले अगर ह्यूमन ब्रेन देखें तो क्या होगा? सबसे पहले 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ह्यूमन ब्रेन। और मेन की बात कर रहा है तो सबसे पहला डिवीजन ही देखेंगे। कितने पार्ट्स थे? 3। फोरेब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। तो कितने हो गए? 3। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, कितना? 3। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। बहुत ही सिंपल, लेकिन आपको इसके लिए भी जानने की ज़रूरत है ब्रेन के मेन पार्ट। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर। ओके, रेगुलेशन की बात हो रही है और टेम्परेचर की बात हो रही है और हंगर की बात हो रही है। ओके, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर
एंड हंगर, ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही क्या कर रहा है, सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, टेम्परेचर एंड हंगर। क्योंकि हम जानते हैं हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टैसिस। और टेम्परेचर की बात हो रही है, यहाँ पे हम जानते हैं होम्योस्टैसिस यानी कि अपने बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखना। और हंगर एंड थर्स्ट सेंटर कहाँ, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, पार्ट ऑफ द ब्रेन, बात किसकी हो रही है, बैलेंस की और कोऑर्डिनेशन की ऑफ मस्कुलर मूवमेंट। ओके, जैसे ही बैलेंस का नाम आएगा तुरंत आप सिर्फ एक ही पार्ट के बारे में सोचेंगे जो था हमारा सेरिबेलम। ठीक है, कौन सा पार्ट था, सेरिबेलम। सेरिबेलम को पढ़ाते टाइम मैंने बहुत बार बोला था कि बॉडी हर समय एक बैलेंस में रहती है। जब आप चल रहे हैं तब भी एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में पैर एक के बाद एक पढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये बैलेंस बिगड़ता है सेरिबेलम में डैमेज की वजह से तो बोलते हैं इसको ड्रंकन सेलर, यानी कि जो एक शराब पिया हुआ आदमी जिस हालत में चलता है डोलते हुए, उस हालत में हो जाता है इंसान अगर उसका सेरिबेलम डैमेज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ड्रंकन सेलर। बात किसकी हो रही है, बैलेंस की, तो क्या आंसर होगा, सेरिबेलम। सेरिबेलम देख लो एक बार, ये था ब्रेन, ये था ब्रेन, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर था कॉर्पस कैलोसम जो किसको जोड़ता है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम। यहीं से कुछ इस तरीके से ओरिजिनेट होता है पॉन्स एंड मेड्यूला और फिर नीचे स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पर पीछे की तरफ ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर था जो हमने पढ़ा था, यही है क्या, सेरिबेलम। सेरिबेलम सेरिबेलम इस ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बैलेंस के लिए एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट। कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट मतलब एक के बाद एक। जब आप चल रहे हैं तो क्या है, एक के बाद एक पैर अपने आप उठता चला जाता है या फिर आप सोचते हैं कि नहीं अब मैं राइट पैर उठाने वाला हूँ, अब मैं लेफ्ट पैर उठाने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोऑर्डिनेशन कहाँ से कंट्रोल है, सेरिबेलम से। समझ पा रहे हैं इतना, बिल्कुल याद रखो, जैसे ही बैलेंस टर्म आएगा तुरंत आप समझ जाओगे सेरिबेलम की बात। इसके अलावा कुछ नहीं मार्क करना है, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है इस चीज़ को। नेक्स्ट देखो, द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, कवरिंग्स की बात हो रही है। ब्रेन का प्रोटेक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, सबसे बाहर क्रेनियम, फिर मेनाइंजिस, CSF और ब्लड ब्रेन बैरियर, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी ना। तो कवरिंग्स की बात हो रही है अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो कवरिंग्स कौन है, अब चारों ऑप्शन पढ़ने हैं आपको, ये नहीं कि पहला ऑप्शन मिल गया हमने उसको टिक कर दिया। ये स्ट्रेटजी कभी भी फॉलो नहीं करनी है, हमेशा चारों ऑप्शंस को देखना है। साइनेप्स का मतलब क्या किसी कवरिंग से है, नहीं, दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन है ये। नोड्स ऑफ रैनवियर माइलिन शीथ के बीच में है और डेंड्राइट्स न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स हैं। बचता कौन है, मेनाइंजिस, और हम जानते भी हैं मेनाइंजिस क्या फॉर्म करते हैं, कवरिंग। ठीक है, इस तरीके से देखा था ना हमने, ये ब्रेन और इसको कौन कवर कर रहा था, बाहर से ये कुछ इस तरीके से क्रेनियम था और ये थी हमारी मेनाइंजिस, जिनके क्या नाम थे, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। ड्यूरा मैटर सबसे बाहर वाली हार्डेस्ट कवरिंग, ठीक है, फिर एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। इन दोनों के बीच में, एरेक्नॉइड और पिया मैटर के बीच में क्या था, CSF था, हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो कवरिंग्स ये 3 लेयर्स किसकी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की, जिनको क्या बोलते हैं, मेनाइंजिस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द स्पाइनल
कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड कौन सा फंक्शन नहीं करता है, ये पूछ रहा है। ये भी बहुत ध्यान रखना है, ये बीच में जो एक नॉट लगा देते हैं ना, फंसा देता है ये। कई बार बहुत ही उत्साह आ जाता है अंदर से और उत्साही रूप से आगे बढ़ते हुए नॉट को नहीं देख पाते हैं और टिक कर दिया। नॉट को जरूर देखना है। रिफ्लेक्स एक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ nerve impulses, coordination of voluntary movements and conduction of sensory input to the brain। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन तो करता है, हम लोगों ने किस में पढ़ा था, रिफ्लेक्स आर्क में। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स ये भी करता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, कंडक्शन ऑफ सेंसरी इनपुट्स टू द ब्रेन ये भी करता है। ये नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कहाँ से हो रहा है, जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, आप जितने भी वॉलंटरी एक्शंस कर रहे हैं वो सारा कोऑर्डिनेशन ब्रेन से हो रहा है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जितने सेंसरी इनपुट हैं, जो भी बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है उनको ब्रेन में पहुंचाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा और रिफ्लेक्स एक्शन में भी पार्टिसिपेट करेगा। अभी जस्ट कुछ दिन पहले पढ़ाया है रिफ्लेक्स आर्क, नी जर्क रिफ्लेक्स, जो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से ही आ रहा था। समझ पा रहे हो? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका आंसर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, ठीक है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर कम्युनिकेशन अकर्स इज कॉल्ड। टू न्यूरॉन्स के बीच का गैप पूछ रहा है, जहाँ पर क्या होता है, कम्युनिकेशन। ओके, दो न्यूरॉन, ये है इसका एक्सॉन टर्मिनल और ये दूसरे का डेंड्राइट, और हमने क्या पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, साइनैप्स। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर कम्युनिकेशन अकर्स इज कॉल्ड साइनैप्स। हाँ ठीक है, माइलिन शीथ तो नहीं होगा, नोड ऑफ रेनबियर बिल्कुल नहीं होगा, एक्सॉन टर्मिनल बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर एक्चुअल गैप की बात करें, जो गैप पूछ रहा है दो न्यूरॉन के बीच का, तो इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि हमेशा आपको करेक्ट ऑप्शन ही चूज करना है, जो मोस्ट फिटिंग ऑप्शन होता है, जो सबसे ज़्यादा फिट हो रहा हो आपके आंसर में, वो भी आपको चूज करना होता है। क्योंकि पहले तीन पढ़ो, क्या माइलिन शीथ यहाँ पर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। क्या नोड ऑफ रेनबियर, बिल्कुल नहीं। एक्सॉन टर्मिनल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन की बात कर देगा, एक्सॉन टर्मिनल। जबकि पूछ रहा है गैप, गैप एक्चुअल में क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, किसका पार्ट है, साइनेप्स का। तो मोस्ट फिटेड आंसर, जो सबसे अच्छा आंसर हो सकता है, जो यहाँ पे फिट हो सकता है, वो कौन सा होगा, वो होगा साइनेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, साइनेप्स आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इतना? यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है कि बात किस चीज़ की हो रही है और वहाँ से रिलेटेड हमारा सबसे अच्छा आंसर कौन सा बन रहा है। समझ पा रहे हैं इतना? नेक्स्ट देखो, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओके, जो हम लोगों ने पढ़ा था ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके कितने पार्ट्स थे, दो पार्ट्स थे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक, अब देखो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, नहीं। सेंसरी परसेप्शन, नहीं। इनवॉलंटरी मूवमेंट या फिर वॉलंटरी मूवमेंट। अब इन दोनों के बीच में आता है कंपटीशन। अब ANS क्या करेगा, क्या जितने भी हम लोगों ने इसके बीच में जो भी इसके प्रॉपर्टीज़ या जो भी पैरामीटर्स पढ़े थे, क्या वो हमारे कंट्रोल में थे। जैसे कि सिंपैथेटिक में हमने पढ़ा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। जो हमारा FFF रिस्पॉन्स था, उसके केस में क्या था, यहाँ पर FFF रिस्पॉन्स था।
और यहाँ रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। क्या ये चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में थी, या ये सिस्टम इन दो के बीच में अपने आप शिफ्ट कर रहा था, अपने आप शिफ्ट कर रहा था? ठीक है, जब कोई भी इमरजेंसी आती है तो सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, ना खुद से कोई एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, सब कुछ अपने आप होता है। हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है, एड्रिनालिन। क्या हार्मोन्स का सिक्रीशन हमारे हाथ में है? बिल्कुल नहीं। हम सोचते हैं कि हार्मोन सिक्रीट हो तभी सिक्रीट होता है, या फिर अपने मन से कंडीशन के अकॉर्डिंग सिक्रीट होता है, यानी कि वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है। जो भी हार्ट बीट बढ़ रही है या फिर नॉर्मल है, डाइजेशन चल रहा है या फिर सप्रेस है, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो एनस रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द नर्वस सिस्टम? ओके, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या कर रहा है नर्वस सिस्टम में? न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर रहा है? अब देखो क्या रोल है इसका। टू स्पीड अप द नर्व इम्पल्स, क्या जो एक्सॉन में नर्व इम्पल्स जा रहा था उसको स्पीड अप कर देता है न्यूरल ट्रांसमीटर? बिल्कुल नहीं। टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स, टू प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स फ्रॉम डैमेज। अगर यहाँ पर वेसिकल है, इसमें है न्यूरोट्रांसमीटर, क्या ये प्रोटेक्ट करेगा इस न्यूरॉन को डैमेज होने से? बिल्कुल नहीं। टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, न्यूरॉन का क्या रोल, न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रोल बॉडी टेम्परेचर में? ठीक है, तो सबसे अच्छा आंसर यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा है? टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स। ठीक है, जो इस तरीके से आगे साइनेप्स बनेगा, ये है दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट, और ये यहाँ पर रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पर होगा इसका रिसेप्टर, और यहाँ से सिग्नल यहाँ ट्रांसमिट। ठीक है, टू ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स। समझ पा रहे हैं इतना? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है द माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय विच सेल्स इन द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ओके ओके, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। अब माइलिन शीथ बताया था किसकी बनी होती है? न्यूरो ग्लियल सेल की, न्यूरो ग्लियल सेल की बनी होती है। ये भी मैंने आपको बताया कि अगर माइलिन शीथ सीएनएस की है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन की है, तो उसको बनाने वाली सेल्स ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और अगर माइलिन शीथ पीएनएस की है, यानी कि अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो होगी वो किसकी? श्वान सेल्स, श्वान सेल्स। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, माइलिन शीथ फॉर्म्ड बाय विच सेल्स इन द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पीएनएस की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन श्वान सेल्स। एस्ट्रोसाइट्स हमने कहाँ पढ़ी? ब्लड ब्रेन बैरियर में। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है? जो सीएनएस में माइलिन शीथ बनाएंगी। और माइक्रोग्लिया एक टाइप ऑफ सेल है जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं। यही जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रोग्लियल सेल। ठीक है, तो सीएनएस की माइलिन शीथ, ओलिगोडेंड्रोसाइट, पीएनएस की श्वान सेल। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट, which part of the brain is associated with higher mental function such as thinking and decision making? Okay, higher function की बात हो रही है।
हायर फंक्शन। थिंकिंग, जरा सोचो, थिंकिंग करो। बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, सोचते हो ओ माय गॉड आज तो बहुत काम था, मैं बहुत थक गया। अब कोई एक ऐसी कंडीशन आ गई, आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है। ओ माय गॉड क्या डिसीजन लूँ मैं, क्या डिसीजन लूँ मैं, क्या डिसीजन लूँ इस चीज़ का। डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग। कहाँ पे टच करके सोचते हो, ओ माय गॉड मैं क्या सोच रहा हूँ, ओ माय गॉड मैं क्या करूँ, क्या डिसीजन लूँ। ठीक है, कहाँ पे टच कर रहे हो, फ्रंट साइड में। क्या है, फ्रंटल लोब है, किसका, सेरिब्रम का। और फ्रंटल लोब किस बोन के अंदर, फ्रंटल बोन के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एसोसिएटेड विद हायर मेंटल फंक्शन सच एज थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फ्रंटल लोब ये था। इस तरीके से सेरिब्रम, ऑसिपिटल, फ्रंटल, टेम्पोरल एंड पैराइटल। ओ माय गॉड, फ्रंटल लोब किसका, सेरिब्रम का। कौन सा पार्ट आ जाएगा, सी। ठीक है, चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो। थिंकिंग की बात हो रही है और डिसीजन मेकिंग। फ्रंटल लोब से सारे ये इस तरीके के जितने भी चीज़ें हैं ये सारी फ्रंटल लोब से कंट्रोल होती हैं, बता चुकी हूँ मैं। अब ये कहाँ पे आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, सेरिब्रम। और सेरिब्रम किसका पार्ट, फोरब्रेन का पार्ट। और सेरिब्रम सबसे बड़ा हिस्सा होता है किसका, ब्रेन का। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें वो पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ओके, सिंपैथेटिक की बात आ गई। सिंपैथेटिक कौन सा था, ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स वाला। सिंपैथेटिक था ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स, जिसमें किसी भी इमरजेंसी कंडीशन को लिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट, नहीं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कौन सा था, पैरासिम्पैथेटिक, बिल्कुल नहीं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, ट्रिपल एफ। सबसे पहला फियर, देन फाइट, देन फ्लाइट। डर लगने के बाद सिर्फ दो ऑप्शन, या तो लड़ाई करो या तो वहाँ से भाग निकलो। मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, नो। और फाइन मोटर कंट्रोल, नो। देन करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, जिसमें पहला हमारा है फियर। किसका है ये, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, न्यूरोट्रांसमीटर एसोसिएटेड, न्यूरोट्रांसमीटर एसोसिएटेड विथ प्लेजर एंड रिवॉर्ड। अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्लेजर एंड रिवॉर्ड बहुत सुना होगा। जो क्रिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कौन सा इंजेक्शन लेते हैं, डोपामीन। जहाँ पर भी प्लीजर, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, रिवॉर्ड, किसी के अपने काम के बदले में किसी से रिवॉर्ड मिलने की इच्छा, कौन सा हो जाएगा, डोपामिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा, कहीं से भी इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ पा रहे हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि किसी मैकेनिज्म या फिर किसी फिनोमेना पर डिपेंड होते हैं, उसमें आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, उस प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड होते हैं जिनको आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है और उनको सीखने की ज़रूरत है। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, पीएनएस की बात हो रही है। सीएनएस में कौन था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ये पीएनएस में तो नहीं होंगे, इनको पहले कट कर देते हैं। अब बचता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा किसका पार्ट था, ब्रेन का। ठीक है, जब हम ब्रेन स्टडी कर रहे थे इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से पॉन्स एंड देन मेड्यूला, तो मेड्यूला तो किसका पार्ट हो गया, ब्रेन का, और ब्रेन सीएनएस में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बचता क्या है, क्रेनियल नर्व्स। ठीक है,
क्रेनियल नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से ओरिजिनेट होंगी, ठीक है। बाकी जो नर्व्स हैं वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं, जबकि जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। कितने पेयर्स? 12 पेयर्स, 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये होती है हमारी क्रेनियल नर्व्स जो कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सीएनएस का पार्ट नहीं है। समझ पा रहे हो इतना? नेक्स्ट, द गैप बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड, ओके। द गैप बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल देख लिया, एक्सॉन टर्मिनल एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल एंड डेंड्राइट, इस तरीके से। यहाँ का गैप क्या था? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये हो गया हमारा आंसर। नोड ऑफ रेनवियर। अब देखो कुछ लोग इस गैप को पढ़ के अति उत्साहित हो जाएंगे, यहाँ पर भी फंस सकते हैं, लेकिन ये गैप किसके बीच था? दो श्वान सेल्स के बीच या फिर दो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बीच, ठीक है। जहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट होगी उस गैप को कहेंगे नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। भावनाओं में नहीं बहना है, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ने और कनेक्ट करना है पहले। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, माइलिन शीथ तो नहीं होगा और श्वान सेल तो नहीं ही होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। आंसर विल बी फास्ट। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरीली associated with sleep, mood and appetite, ओके। सबको क्या अच्छा लगता है? सोना। और मूड भी सबका कैसा रहना चाहिए? अच्छा। और सबको क्या अच्छा लगता है? खाना। खाना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, मूड एकदम मस्त रहना चाहिए, इसी पे सब डिपेंडेंट है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही किसकी बात आती है, स्लीप, मूड एंड एपेटाइट, तुरंत आप याद रखेंगे सीरोटोनिन, ओनली सीरोटोनिन, ठीक है। स्लीप के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो जो हमारी पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, इससे सिक्रीट होता है हार्मोन जिसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है अंधेरे को सेंस करके, तभी आपको क्या आती है? नींद आती है। तो जब आप रात में लेटते हैं सोने के लिए और लाइट जलाए रखते हैं तो इस पे जाती रहती है लाइट हमारी बॉडी के अंदर, और इसको लगता है अभी रात नहीं हुई है। किसको लगता है? पीनियल ग्लैंड को। जब इसको लगता है कि रात नहीं है, अभी तो लाइट आ रही है, दिन है, तो ये क्या करता है? मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं करता है, और आपको जब लाइट जल रही होती है तो क्या होता है? नींद नहीं आती है। तो इसीलिए आज के बाद हमेशा लाइट बंद करके सोना। अब सुनो, कनेक्शन सीरोटोनिन से क्या है? जो मेलाटोनिन बनेगा इसका प्रिकर्सर कौन? प्रिकर्सर कौन? सीरोटोनिन। सीरोटोनिन यही बनाएगा मेलाटोनिन। अगर बॉडी में सीरोटोनिन कम, क्या मेलाटोनिन बन पाएगा और क्या आपको नींद आ पाएगी? तो नहीं आ पाएगी। क्या रेगुलेशन हुआ? स्लीप। समझ पा रहे हो? और मूड का रिलेशन है कि जब हमारा ये जो सीरोटोनिन है ये क्या करता है? हमको वेलनेस फील करवाता है, वेलनेस, कि हम बहुत खुश हैं, ठीक है। तभी जब ज़्यादा सो लेते हो तो क्या होता है? खुशी खुशी उठते हो, ठीक है। जो हमारा एहसास है खुशी का, वेलनेस का, वो किससे आ रहा है? सीरोटोनिन से। और यहीं से स्ट्रॉन्ग रिलेशन है एपेटाइट का, ठीक है। इतने ज़्यादा खुश हो गए हैं, बोलते हैं हमारा पेट तो खुशी से भर गया है। किससे भर गया है? खुशी से। अब हमको भूख नहीं लग रही है, ठीक है। तो क्या होगा? सेरोटोनिन
is responsible for wellness feeling, and serotonin is responsible for feeling of fullness मतलब यहाँ फुलनेस की किसकी बात हो रही है? पेट की, यानी कि पेट भरा हुआ है। जब सीरोटोनिन ज़्यादा होता है, इसका लेवल बढ़ा हुआ होता है बॉडी में, तो हमेशा ऐसा लगता है कि हमको भूख नहीं लग रही है, हमारा पेट भरा हुआ है। समझ पा रहे हो? स्लीप, मूड और एपिटाइट याद रखोगे, सीरोटोनिन। समझ पा रहे हो रिलेशन? इस रिलेशन को भी याद रखना। सीरोटोनिन क्या है? प्रिकर्सर है किसका? मेलेटोनिन का। अगर प्रिकर्सर नहीं होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस किस चीज का बना होता है? ब्रेन ओनली, स्पाइनल कॉर्ड ओनली, या फिर नर्व्स थ्रू आउट द बॉडी? नहीं, थ्रू आउट बॉडी की दो पार्ट, CNS एंड PNS। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज CNS। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल रिफ्लेक्सेस एंड रिस्पॉन्सेस इज द, ओके, विजुअल रिफ्लेक्स जो हम लोगों ने स्टडी किया ह्यूमन आई, वो रिफ्लेक्स कहाँ पहुँच रहा है? ठीक है, वो सिग्नल कहाँ जा रहा है और कहाँ से उसका इंटरप्रिटेशन होके आपको पता चलता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे आपने देखे होंगे ऐसे डॉक्टर्स जो चश्मा बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? चश्मा। और उनकी दुकानों का क्या नाम होता है? उनकी दुकानों का नाम होता है ऑप्टिकल्स। क्या नाम होता है? ऑप्टिकल्स। क्या बनाते हैं? आपके लिए चश्मा। और चश्मा कहाँ पहनते हैं? आइस पे। आइस से क्या जनरेट होता है? विजुअल सिग्नल। ऑप्टिकल एंड ऑसिपिटल यहाँ से कनेक्ट करोगे। ठीक है, चश्मे की दुकान, ऑप्टिकल, चश्मा बनाया कहाँ पहना? आँखों पर। आँखों से क्या जनरेट हुआ? विजुअल सिग्नल। और विजुअल सिग्नल कहाँ से पकड़ा जाएगा, कहाँ से रीड किया जाएगा? ऑसिपिटल लोब से। और ऑसिपिटल लोब कहाँ पे है? बैक साइड में। ठीक है, जो हम बार बार बनाते चले आ रहे हैं, सेरेब्रम, ये साइड है ऑसिपिटल लोब। पीछे, जब पीछे से कोई कस के धप से मारता है तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। ठीक है, पीछे से अगर किसी ने धप से पड़ा तो आंखों के आगे अंधेरा आ गया, क्योंकि ऑसिपिटल लोब हिल गई। ठीक है, और विजुअल सिग्नल हो गया ब्लॉक, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। समझ पा रहे हो? पार्किंसन डिजीज कब होती है? विद अ डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर? ओके, इसका है डोपामिन। ठीक है, पार्किंसन डिजीज क्या होता है? ब्रेन के कुछ ऐसे न्यूरॉन्स जो डोपामिन रिलीज करते हैं, अगर वहाँ पर डैमेज आ जाता है तो डोपामिन का रिलीज होना बंद हो जाता है और एक डिजीज कॉज होती है जिसको हम बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। इस डिजीज में आदमी क्या करता है? उसका कोऑर्डिनेशन और बैलेंस क्या होता है? खो जाता है। ठीक है, ये है एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इसको आप याद रखेंगे। Which part of the brain is responsible for integrating sensory information and relaying it? Okay, रिले सेंटर की बात हो रही है। रिले सेंटर देखो, फिर से बनाएंगे। ब्रेन, कॉर्पस कैलोसम, और यहाँ से ये नीचे से आ रहे थे क्या? सिग्नल्स। और यहाँ पर था क्या आपका? थैलेमस, और इधर हाइपोथैलेमस। और हमने बार बार अपने
लेक्चर में यही स्टडी किया कि जो रिले सेंटर है मेनली जो इंफॉर्मेशन को रिले करेगा, एक साइड से लेना और दूसरी साइड पकड़ा देना, अपने आप कोई कंट्रोल नहीं करना है। तो आपको रिले के लिए हमेशा याद रखना है थैलेमस। समझ पा रहे हो? थैलेमस एक ऐसा सेंटर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिले सेंटर की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, असर्शन रीजन। ठीक है, असर्शन रीजन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीख लो, असर्शन के बाद आपको लगाना है बिकॉज। ठीक है, असर्शन के बाद लगाना है बिकॉज। अगर दोनों सेंटेंस जो हमारा असर्शन है और जो रीजन है दोनों बिकॉज के साथ फिट हो जाएं, ठीक है, यानी कि ये काम इसकी ही वजह से हो रहा है, अगर ये ना हो तो ये काम नहीं होगा। बिकॉज के साथ दोनों को लगा के पढ़ना है, अगर फिट बैठता है तो सही है। क्या होगा तब? हमारा आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। दोनों पढ़ लिए, एक कोई गलत है, तब तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन जाएगा। ठीक है, बिकॉज के साथ ये सेंटेंस फिट बैठ रहा है तो ये ऑप्शन जाएगा, और दोनों सही हैं, बट बीच में बिकॉज लगा के ये सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है, यानी कि ये जो काम हो रहा है उसमें इसका रोल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसकी यही एक ट्रिक है कि इन दोनों सेंटेंस के बीच में लगाओ बिकॉज और दोनों को साथ में रीड करो। क्या कह रहा है? द माइलिन शीथ फैसिलिटेट द रैपिड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, माइलिन शीथ क्या करती है? नर्व इम्पल्स के कंडक्शन को फैसिलिटेट करती है। ठीक है, जहाँ पे हमने देखा कि जिन एक्सॉन्स में माइलिन शीथ प्रेजेंट है उसमें नर्व इम्पल्स तेजी से जा रहा है। इस तरीके से पढ़ा था हमने सॉल्टेटरी मूवमेंट। ठीक है, जंप करता हुआ जा रहा है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अपना फेवरेट वर्ड बिकॉज। ठीक है, बिकॉज माइलिन इंसुलेट्स एंड कवर्स एक्सॉन्स अलाउइंग फॉर फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है। माइलिन शीथ रैपिड कंडक्शन कर पाती है क्योंकि ये क्या करती है? इंसुलेट करती है और कवर एक्सॉन। अगर इंसुलेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाहर रिलीज हो जाएगा और नर्व इम्पल्स कैसा हो जाएगा? धीमा पड़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। दोनों बातें करेक्ट हैं कि नहीं है? बिल्कुल करेक्ट हैं। क्या ये इसका सही रीज़न है? बिल्कुल सही रीज़न है, क्योंकि अगर इंसुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ये फैसिलिटेट जो कर रही है ये नहीं कर पाएगी और चार्ज बाहर लीक हो जाएगा। समझ पा रहे हो इतना? तो ऐसे आपको बिकॉज लगा के पढ़ना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? ये both assertion and reason are correct and the reason is correct explanation of the assertion। ठीक है, इस तरीके से एकदम बड़ा सा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आसानी से उसको सॉल्व करना है। आपको डिसीजन लेने की कहाँ ज़रूरत है? सिर्फ इन दो में, और आप ये 4 सेंटेंस पढ़ के पहले ही घबरा जाते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना है, बस इसमें बीच में बिकॉज लगाना है, दोनों को पढ़ना है और अपना आंसर दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट अदर असर्शन रीजन क्या कह रहा है? साइनेप्टिक ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन तभी होगा जब न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएंगे। ओके, ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए न्यूरोट्रांसमीटर और अब होगा साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है, रीजन क्या कह रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रेवल अलोंग द एक्सॉन टू इनिशिएट नर्व इम्पल्स। न्यूरोट्रांसमीटर ट्रेवल अलोंग द एक्सॉन। क्या न्यूरोट्रांसमीटर ट्रेवलिंग करता है?
अब देखो यहाँ पे आ गया पॉइंट, आ गया पॉइंट, आ गया पॉइंट, आ गया बच्चों। ये देखो एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल। न्यूरोट्रांसमीटर तो बेचारे यहाँ वेसिकल्स के अंदर पड़े हुए हैं। क्या ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं एक्सॉन में? नहीं। और यहाँ क्या कह रहे हैं ये कि न्यूरोट्रांसमीटर ट्रैवल अलोंग। यहीं से हो गया गलत, यहाँ से हो गया गलत। तो हमारा क्या गलत है? रीजन। असर्शन हमारा सही है, जो कि कह रहा है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन अकर्स थ्रू द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि सिनेप्टिक ट्रांसमिशन तभी होगा जब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज हो जाएगा और यहाँ दूसरे डेंड्राइट पर बाइंड करेगा। सही बात कह रहे हैं ना ये? बिल्कुल सही बात, जबकि रीजन गलत है। अब देखो ढूंढो इन चारों ऑप्शन में जहां पर ये कह रहे हो कि रीजन गलत है, बट द रीजन इज इनकरेक्ट। ये बोल रहे हैं, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि रीजन इनकरेक्ट है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। असर्शन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज इनकरेक्ट, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर ट्रैवल नहीं करते, ये यहाँ पर वेसिकल्स में होते हैं और जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये वेसिकल्स के फ्यूजन के थ्रू बाहर रिलीज हो जाते हैं। समझ पा रहे हो? इतना आया समझ में? ठीक है, आगे देखो असर्शन रीजन फिर से। The autonomic nervous system controls involuntary functions like heartbeat and digestion. Okay, heartbeat and digestion. इसका रीजन क्या बोला इन्होंने? The autonomic nervous system comprises sympathetic and parasympathetic divisions that work antagonistically. Okay, बातें तो दोनों ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी एकदम करेक्ट है, लेकिन अब लगाएंगे बिकॉज। अब हमने चेक कर लिया कि क्या दोनों बातें जो ये बोल रहे हैं वो सही है या फिर नहीं। हमने चेक किया, दोनों सही थी। अब बिकॉज लगा के देखेंगे कि क्या इसका रीज़न ये है। बिकॉज लगा के दोनों सेंटेंस फिट होते हैं या फिर नहीं, देखते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलंटरी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड डाइजेशन बिकॉज the autonomic nervous system comprises sympathetic and parasympathetic division that work antagonistically. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हार्ट बीट और डाइजेशन, ठीक है। हार्ट बीट कब बढ़ रही थी? सिंपैथेटिक में, और डाइजेशन किस में था? पैरासिम्पैथेटिक में। और ये कह रहे हैं कि एंटागोनिस्टिकली वर्क करता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ये सही रीजन है किसका? असर्शन का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ये हो जाएगा। दोनों करेक्ट भी हैं और द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई गलत भी नहीं है और ये जो रीजन है ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है ऊपर वाले असर्शन स्टेटमेंट से। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्या आता है? ओहो, फिर से असर्शन। द हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड कंट्रोल्स हंगर एंड थर्स्ट। ओके, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर यानी कि होम्योस्टेसिस एंड कंट्रोल हंगर एंड थर्स्ट, भूख और प्यास और टेम्परेचर कहाँ से कंट्रोल? हाइपोथैलेमस से। अब लिखे दूसरा पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, फोरब्रेन का ही तो पार्ट था, बिल्कुल सही बात है यहाँ तक। इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, यहाँ तक भी बिल्कुल सही बात है। एंड रेगुलेटिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, बिल्कुल सही बात है। यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही हमारे सही हैं। तो अब इन दोनों में से ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। अब लगाएंगे हम अपना फेवरेट वर्ड, दैट इज बिकॉज। दोनों को बिकॉज के साथ पढ़ो।
The hypothalamus regulates body temperature and controls hunger and thirst because hypothalamus is a part of our brain involved in maintaining homeostasis. बात किसकी हो रही है? टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, एंड देखो यहाँ पर कनेक्शन में आ गया होम्योस्टेसिस एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन. किस में आएगा हंगर और थर्स्ट? फिजियोलॉजी में. ठीक है, तो क्या हो गया? क्या ये रीज़न इसके लिए परफेक्ट है या फिर नहीं है? बिल्कुल परफेक्ट है. तो आंसर क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. समझ पा रहे हो? असर्शन रीजंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है. पहले आप दोनों को चेक करो, क्या दोनों सही बात बता रहे हैं? तब दोनों पर आपको टिक करना है कि दोनों सही हैं, और इन दोनों के सही होने के साथ ये दोनों हो जाते हैं गलत. ठीक है, फिर लगाएंगे बिकॉज. अगर बिकॉज के साथ फिट बैठा तो ये वाला सही, ये वाला गलत. और अगर बिकॉज के साथ फिट नहीं बैठा तो क्या होगा? ये वाला गलत और ये सही. आया समझ में? असर्शन रीजन को सॉल्व करने का एकमात्र सॉल्यूशन. ठीक है, ऐसे ही आपके पास कोई अदर बुक हो या फिर कोई अदर सोर्स हो, उससे भी आप नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को डे बाय डे चेक कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमें कहाँ पर और ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.